इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, यानी कि मैं आरती और मेरे साथ हैं आज शमीम खान। जी हाँ, और शमीम, आपको याद तो होगा ना, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी, बहुत अच्छे तरीके से याद है। जी हाँ, तो क्यों ना वो दिन जो है हमारे श्रोताओं को भी हम बता दें क्या है। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो दूसरा जो है वर्षगांठ है एक तरीके से, और सरकार की ये सबसे बड़ी किसान योजना है। और इस योजना से अब तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 11 करोड़ 58 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। ये एक तरह से ये किसानों के बीच में काफी लोकप्रिय योजना है। पीएम किसान स्कीम से अब किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ दिया गया है, ताकि इसलिए किया गया है ताकि केसीसी बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज से हो सके और किसानों के खाते में जो रकम सरकार दे रही है वो डायरेक्टली उनके खाते में चले जाए और पूरी तरीके से लाभान्वित हो जाए वो उससे। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार का सीधे तौर पर एक लक्ष्य है कि जो हमारे किसान मित्र हैं उनकी आय 2022 में जो है दोगुनी करने का उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है उसको वो पूरा करना चाहती है और बहुत ही सुलभ तरीके से पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो वर्ष 2020-21 में जो अभी बजट पेश किया गया था उसके तहत भी कृषि क्षेत्र के लिए काफी बड़ी राशि जो है वो निर्धारित की गई है, जिसमें से शमीम आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो आवंटित राशि का लगभग आधा हिस्सा जो है वो पीएम किसान योजना को दिया गया है। जी, जिस तरह से योजना लागू करी जा रही है उससे मुझे लगता है किसानों की आय दुगनी ही नहीं चौगुनी हो जाएगी। जी हाँ, देखिए हमारे किसान भी बहुत मेहनत करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी सरकार है वो भी उनकी तरक्की के लिए दिन रात एक कर रही है, नई योजनाएं लेकर आ रही है और नई योजनाओं से वो सुलभ तरीके से जुड़ सके वो कोशिश किस तरीके से लाभान्वित हो सके, सरकार पूरी तरीके से उसे लागू करने की कोशिश कर रही है। और इसी योजना के बारे में और भी अधिक जानकारी और जो कल कार्यक्रम होने वाला है 24 फरवरी को, यानी कि जो दूसरी वर्षगांठ है पीएम किसान योजना की या फिर कहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, उसके विषय पे बोल रहे हैं राकेश कुमार तिवारी जी हैं जो निदेशक हैं पीएम किसान योजना के। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सुन लेते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार तिवारी हैं जो कि निदेशक हैं पीएम किसान योजना के। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये योजना किसानों को आय सहायता प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी, जिससे किसान भाइयों को उनकी खेती की जरूरतों में और दैनिक जरूरतों में सहायता प्राप्त हो। और ये बहुत खुशी की बात है कि 2 वर्ष होते होते हमने अभी तक 10 करोड़ 75 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ प्रदान कर दिया है और हम लोग सतत लगे हुए हैं कि और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस योजना से जुड़ें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और जिस प्रकार से इस योजना का हमें फीडबैक और रिस्पांस मिला है उससे ये जाहिर है कि इससे किसान भाइयों को सहायता प्राप्त हो रही है और जो योजना को शुरू करने का उद्देश्य था उसमें ये सफल रही है। तो उसमें सतत कार्य चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमने अपने पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर की भी शुरुआत की है, जिसमें किसान भाई जाके अपना अगर आधार की त्रुटि है उसको ठीक कर सकते हैं। हमने जो नोडल ऑफिसर्स हैं स्टेट के उनका भी कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है। साथ में हमने हेल्प डेस्क भी शुरू की है कि अगर उनका कहीं कोई त्रुटि है और वो ठीक नहीं हो रही तो उसमें वो ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। साथ में वो अपने जिले के अपने गांव के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे मिलके उनको दे सकते हैं अपना सही डेटा और जो किसी भी कारण से उनका अगर बैंक खाता या आधार नंबर अगर सही है तो नाम अगर उसमें आधार के अनुरूप नहीं है, जो भी त्रुटि है वो ठीक करा सकते हैं और इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए हमने सीएससी को भी इन्वॉल्व किया है। वहाँ के जो वीएलईज हैं वहाँ पे जाके किसान भाई अपना न केवल ये त्रुटियां ठीक कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं और इस योजना के पात्र बन सकते हैं। सरकार की क्या मंशा है कि कब तक इन किसानों को अपने साथ जोड़ ले? सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी सब किसान जुड़ जाएं और इसके लिए सतत प्रयास चल रहे हैं। हम लोग रेगुलर जो प्रदेश की सरकारें हैं उनसे बात करते रहते हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते रहते हैं, उनको समय समय पर ये कहते रहते हैं कि आप किसानों के लिए समाधान के लिए मेलों का आयोजन करें
तो ये सब प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं जिससे किसान भाइयों को ऐसी सुविधा मिले। साथ में हम लोग जो हमारे पास नंबर होते हैं उनमें SMS वगैरह से भी जानकारी देते रहते हैं किसान भाइयों को कि इस तरह से वो अपना आधार ठीक करा सकते हैं, खाता ठीक करा सकते हैं या योजना से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए हम जो प्रचार माध्यमों का भी प्रयोग करते रहते हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि जल्दी जल्दी वो योजना का लाभ ले पाएं। तो ये थे हमारे साथ निदेशक PM किसान योजना के राकेश कुमार तिवारी। तो साथियों, अभी आपने सुना राकेश कुमार तिवारी को, जो निदेशक हैं PM किसान योजना के, और बात करते हैं हमारे साथी अमित और शमी। वाकई इस योजना के कई लाभ ये हमने सुन ही लिया और बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस योजना का जो लाभ है वो किसानों तक पहुंच सक रहा है। जी हाँ। और चलिए, कार्यक्रम किसान की बात है, किसान की बात में हम ढेर सारी बातें लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो एक बात जो हम करते हैं वो होती है बाजार भाव की। बिल्कुल, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि बाजार भाव बताएं। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं बाजार भाव। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस तरीके से हैं। अनार 120, चीकू 35, सेब 120, अंगूर 50, कीनू 14। और अब सब्जियां, बीन्स 30 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। बथुआ 12 रुपए, ब्रोकली 20 रुपए, टमाटर 40 रुपए और माफ करिएगा टमाटर 10 रुपए, टिंडा 40 रुपए। तो शमीम, आपने बाजार भाव बता दिए और बाजार में आपने सब्जियां भी बताई, फल भी बताए, लेकिन हम आज जिसकी बात करने वाले हैं वो ना फल है ना सब्जी है, फिर क्या है? मेरे ख्याल से मुझे गेस करने दीजिए, क्या है? जी हाँ, थोड़ा जल्दी। क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। आज हम बात करने वाले दलहनी फसलों के बारे में। बिल्कुल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो ग्रीष्म काल है उसके दौरान दलहनी फसलों की जो उन्नत खेती है इस विषय पर। और दलहनी फसलों की कटाई छटाई इनको किस तरीके से नरिश किया जाए ताकि ये फसल अच्छी उग सके, उसके बारे में बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राज सिंह। और उनसे बातचीत कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं प्रीति जी। तो आइए सुन लेते हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल, बसंत का आगमन हो चुका है और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि उसके बाद जो नॉक होता है वो होता है ग्रीष्मकालीन का। तो समर सीजन आ रहा है तो हमें बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और अपने किसान मित्रों से बांटना भी जरूरी है। जी, और ग्रीष्मकालीन दलहन फसलों की उन्नत खेती, इस पर आज चर्चा करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर राज सिंह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका FM गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद। जब भी आप आते हैं अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है और अब जैसे हमने कहा कि लगभग कहते हैं कि फरवरी का महीना आखिरी पे आ रहा है तो समर सीजन जो है वो नॉक करने लगता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी हमारी दलहन फसलें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि दलहन फसलें हैं उनका ध्यान रखना है, तो दलहन फसलों का महत्व क्या है, इसकी जानकारी पहले हमारे किसान मित्रों को दें। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और प्रोटीन का एक जो मुख्य स्रोत है हमारे देश में जो दलहन फसलें उगाई जाती हैं, जो अधिकतर जो लोग हैं प्रोटीन उसी के द्वारा लेते हैं। जितनी दलहन फसलें हैं उनमें लगभग 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। उसमें वसा जो प्रतिशत होती है वो 1 से 1.5% तक वसा होती है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 60% होता है और इसके अतिरिक्त जो मिनरल्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, जितने हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकें, वो सभी दलहनों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दलहनें खास तौर से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दलहन फसलों में उनकी जड़ों में गांठें होती हैं और इन गांठों के द्वारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है जो लगभग 78% होती है उसको इकट्ठा करके हमारी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। और एक स्टडी अध्ययन के अनुसार लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन जो प्रति हेक्टेयर दलहन फसलें हमारी भूमि में इकट्ठा कर देती हैं, जिसका फायदा अगली फसल को होता है। इसके अलावा दलहन फसलें चारे का भी मुख्य स्रोत है, जैसे लोबिया के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही अच्छी किस्म का चारा उपलब्ध होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में हरे चारे की बड़ी समस्या होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो दलहन हमारे शरीर के लिए
पशुओं के लिए, भूमि के लिए, सभी के लिए लिए बहुत ही लाभदायक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। बहुत सही कहा आपने, पशुओं के लिए लाभदायक है और साथ ही साथ हमें प्रोटीन देती है और भूमि को नाइट्रोजन देती है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के फायदा ही फायदा है किसान मित्रों को। तो इस दिशा में बिल्कुल सोचे और बहुत सारे हमारे किसान मित्र सोच भी रहे होंगे। जी। आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है और संभागाध्यक्ष है, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में कार्यरत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, जायद ऋतु बिल्कुल आ गई, तो जायद ऋतु में कौन कौन सी दलहन फसलें हैं जो हमारे किसान मित्र ले सकते हैं? जी, ये आपने सही कहा है कि जायद ऋतु आ चुकी है, क्योंकि 1 मार्च से जायद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और अब लगभग फरवरी का आधे से अधिक महीना निकल गया है। तापक्रम में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो अब किसान भाइयों को जायद ऋतु में जो दलहन फसलें मुख्य रूप से उड़द, मूंग और लोबिया, ये तीनों फसलें ऐसी हैं जिनको जायद ऋतु में आसानी से लिया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल की कटाई कर ली है, उसके बाद उसमें इन दलहन फसलों को ले सकते हैं। सरसों की कटाई की है, उसके बाद ले सकते हैं। और अगर मार्च में कुछ किसान भाई गेहूं की फसल की कटाई करते हैं या चने की कटाई करते हैं, तो उसके बाद भी दलहन फसलों को ले सकते हैं। इसके अलावा गन्ने की फसल में भी अंत्य फसल के रूप में या मक्का की फसल के साथ अंत्य फसल के रूप में इन दलहन फसलों को आसानी से किसान भाई ले सकते हैं। अंत्य फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। तो मतलब अगर आप कुछ साथ साथ करें तो साथ में दलहन फसलें भी आप ले सकते हैं। उसमें एक अतिरिक्त आमदनी जो है किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब। मैं ये सोच रही थी कि भूमि कैसी होनी चाहिए ये भी बता देते हैं दलहन फसलों के लिए। दलहन फसलों की खेती के लिए जो भूमि है वो बलुई दोमट, ये भूमि बहुत ही अच्छी प्रकार की होती है और ध्यान देना चाहिए कि ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें पानी ना रुकता हो, यानी कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि जितनी भी दलहन फसलें हैं, अगर इनमें ज्यादा देर तक पानी भरा रहेगा तो पौधे मरने की संभावना अधिक रहती है। भूमि का जो पीएच मान है वो लगभग 6.5 से 7.5 के बीच हो और भूमि समतल हो, तो इस प्रकार की भूमियों में दलहन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। जी। और डॉक्टर साहब, अधिक उत्पादन हम सबका ये ख्वाब रहता है कि हो और किसान मित्र तो बिल्कुल चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी अक्सर जिक्र करते हैं कि आय बिल्कुल दुगनी होनी चाहिए हमारे किसान मित्रों की। तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए दलहन फसलों में पोषक प्रबंधन का क्या महत्व है, ये भी बता दीजिए। जी, ये आपने सही कहा है कि किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने में उत्पादन अगर बढ़ेगा तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जी। क्योंकि उसके साथ साथ ही आमदनी भी बढ़ेगी। अधिक उपज लेंगे किसान भाई तो आमदनी अधिक होगी। तो इसके लिए सबसे मुख्य जो बात है, पहले तो किस्म, क्योंकि किसान भाई ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनकी उत्पादकता अधिक हो। क्योंकि मैंने देखा है काफी इधर गांव क्षेत्र में कुछ किसान भाई अपनी जो ट्रेडिशनल जो स्थानीय किस्में हैं उनका बुआई में प्रयोग करते हैं और उनकी औसत उत्पादकता काफी कम होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि चाहे मूंग हो या लोबिया हो या उड़द हो, इन फसलों की उचित जो किस्म है और जो प्रमाणित बीज है, जो बीज अच्छा है उसी को बोए। जैसे मैं बताता हूं कि लोबिया के लिए काफी अच्छी किस्में विकसित की गई हैं। हमारे IRI संस्थान ने पूसा सुकोमल, पूसा कोमल, पूसा धरनी और एक बनारस में है वेजिटेबल अनुसंधान संस्थान, उन्होंने काशी कंचन, ये बड़ी अच्छी लोबिया की किस्म है। इनके द्वारा किसान भाई सब्जी के लिए फली की भी पैदावार ले सकते हैं और दाने के लिए भी इसको उगा सकते हैं। इसके साथ साथ चारे के लिए भी उगा सकते हैं। तो अगर किसान भाई इसी प्रकार मूंग की कई प्रकार की अच्छी किस्म है जो कई अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, जिनमें सम्राट बड़ी अच्छी किस्म है, मेघा, पूसा 672, पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा विशाल, तथा उड़द की काफी किस्में विकसित की गई हैं। पूसा 1, टाइप 9, पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, शेखर 1, ये अनेक ऐसी किस्में हैं। अगर किसान भाई इनकी बुआई करें तो इनसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर सोचें और कुछ अलग सोचें और कुछ बढ़िया करें, है ना।
और नाम तो डॉक्टर साहब ने बता दिए हैं, तो बिल्कुल सोचें और इस दिशा में काम करें। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण चीज और होती है, वो है जल प्रबंधन, क्योंकि हमें जल चाहिए, वैसे ही फसलों को भी जल चाहिए, लेकिन सही मात्रा होनी चाहिए और सही तरीका होना चाहिए। जी। इस ग्रीष्मकालीन में जल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ज्यादातर भूमियों में नमी की कमी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि फसल के लिए उचित जल प्रबंध की व्यवस्था करें, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में अधिकतर वर्षा बहुत ही कम होती है या नहीं होती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कम होती है या नहीं भी होती कभी-कभी। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब दलहन फसलों को ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोए तो जल प्रबंध का जरूर अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। इसमें किसान भाई जितनी भी दलहन फसलें हैं, एक तो जल्दी पकने वाली किस्मों को प्रयोग करें और इनमें अगर उचित समय पे पानी दे, जैसे पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद दे, उसके बाद दूसरी और तीसरी सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर दे, तो लगभग 3 से 4 सिंचाई में किसान भाई इन दलहन फसलों को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई 2 पंक्तियों के बीच में बिछावन, जिसको मल्चिंग कहते हैं, उसका प्रयोग करें, तो जो हम पानी दे रहे हैं उसका धूप में जो उड़ाव होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो कम होगा और वह नमी भूमि में अधिक समय तक रहेगी और पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी। एक और मुख्य खास बात है, आपने जिक्र किया था पोषक प्रबंधन का। दलहन फसलें में नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। इन तीनों फसलों में अगर हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दें, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम, ये सभी पोषक तत्व जो हैं बुआई के समय दे दें, तो ये पर्याप्त मात्रा में इन फसलों के लिए हो जाते हैं। और इन फसलों में अगर इतने पोषक तत्व दे तो इन फसलों की अच्छी प्रकार से बढ़वार तथा हम उपज अच्छी ले सकते हैं। जी, तो हमारे किसान मित्र बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। फिर भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो kkbongold@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं सोच रही थी, कभी कभी खरपतवार आ जाते हैं जो तंग कर देते हैं, कभी कभी कुछ मित्र कीट तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कीट होते हैं जो परेशान भी करते हैं फसलों को, और कुछ बीमारियां भी है जो लग जाती है अगर हम ध्यान से ना रहें तो मैं चाह रही थी कि इस पे भी थोड़ी सी चर्चा बिल्कुल बनती है। जी हाँ, आपने ये ठीक कहा है कि खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ज्यादातर फसलें सिंचित क्षेत्रों में होती हैं और जहाँ नमी अधिक होती है तो वहां से खरपतवार जरूर आते हैं, अपने आप आ जाते हैं। जी। लेकिन जो हम पानी अपनी फसल के लिए दे रहे हैं उसका एक बड़ा भाग खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और हमको अधिक पानी देने की आवश्यकता होती है, और ये खरपतवार पौधों के फसलों के साथ मुकाबला कर, प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार और पैदावार को कम करते हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जितने भी ये तीनों दलहन फसलें हैं, अगर किसान भाइयों के पास गुड़ाई करने की व्यवस्था है तो बहुत अच्छा है। अगर इतने उनके पास मजदूर या आदमियों की इतना प्रबंध नहीं है तो इसमें कुछ खरपतवार नाशी आते हैं, जैसे खरपतवार नाशी है क्यूजालोफॉब। इसकी अगर बुआई के 15 से 20 दिन बाद किसान भाई लगभग 600 से 700 ग्राम मात्रा जो बाजार में मिलती है प्रति हेक्टेयर, वो 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़क दें, तो जो खरपतवार इन फसलों के साथ उगते हैं वो खत्म हो जाएंगे। दोनों में से बेहतर कौन सा है, कि दवा डाली जाए या हाथ से निकाला जाए? नहीं, सबसे बेहतर तो ये है कि हाथ से निकाले तो ज्यादा अच्छा, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उधर सोच सकते हैं बाद में ये डालें। लेकिन जो महंगा पड़ता है वो हाथ से जब मजदूरों को लगाएंगे तो वो अधिक महंगा पड़ता है और वो कम क्षेत्र में ही की जा सकती है। जी, जिनके पास कम जमीन है वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो आपको दवा डालनी पड़ेगी। तो आपको खरपतवार नाशियों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपने जो कीड़े और बीमारियों की जो बात की थी, दलहन फसलों में एक बीमारी जो येलो मोज़ेक वायरस, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसमें पत्ती जो है बीज वाली शुरू होती है और पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। यह बीमारी एक सफेद मक्खी है, उसके द्वारा फैलती है और इसके कारण सभी इन दलहन फसलों की पैदावार बहुत ही कम होती है। तो इसको नियंत्रण के लिए अगर किसान भाई एक स्प्रे या तो मेटासिस्टॉक्स का या मेलाथियोन का या ट्राइजोरोफॉस का, इसकी लगभग 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें तो इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी लगती है, अगर किसान भाइयों को चाहिए कि सभी जो दलहन के बीज हैं उनको उपचारित करके ही बोएं, और उपचार के लिए कार्बेंडाजिम
इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें तो जितनी भूमि जनित बीमारी दलहन फसलों में लगती है वो होगी ही नहीं। तो कीड़ों में दीमक का बड़ा प्रकोप होता है, खास तौर से ग्रीष्म ऋतु में। तो दीमक के लिए भी किसान भाइयों को अगर इसको बीज को क्लोरोपाइरीफॉस इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति ग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोए, उससे काफी नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद यदि खड़े खेत में पौधों में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो लगभग 1.5 से 2 लीटर मात्रा क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो कीटनाशी है उसका समान रूप से छिड़काव कर दें। इस प्रकार किसान भाई ध्यान रखें तो दलहन फसलों में कीड़े और बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। एक और ध्यान देने वाली बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि किसान भाई बीज को राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचारित करके बोएं। राइजोबियम कल्चर जी। और इसके लिए 3 पैकेट 1 हेक्टेयर के बीज के लिए पर्याप्त होते हैं, जो लगभग 600 ग्राम के होते हैं। और इससे बीज को उपचारित करके बोएंगे तो पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी। और खास तौर से ग्रीष्मकालीन सीजन में जब भूमि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, तो ये उनको बढ़ावा देकर पौधों की अच्छी बढ़वार होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। जी, डॉक्टर राज ने चलते चलते एक स्पेशल टिप दिया है और ये बिल्कुल ध्यान रखें। और इस तरह से अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं तो अच्छी उपज मिलेगी और उत्पादन भी अधिक होगा। डॉक्टर राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब हम कह रहे थे तो हम प्रधान वैज्ञानिक कह रहे थे, अब हम कह रहे हैं संभागाध्यक्ष। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एफएम की पूरी टीम की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी किसान भाइयों से आशा करता हूं कि उन्नत तकनीक अपनाकर अगर इन फसलों की खेती करें तो अधिक उपज और अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आप पूरा इस चर्चा का लाभ उठाएंगे और जो भी दलहनी बहुत ही पुख्ता और जो है सटीक जानकारी दी डॉक्टर राज सिंह ने, और प्रीति जी ने उनसे बहुत खूबसूरती से बहुत सारी बातें निकलवा ली, जैसा कि मुझे लगता है। लेकिन अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने का वक्त है। आइए सुनते हैं कि किसान मित्र हमसे क्या बात कहना चाह रहे हैं। किसान की बात हम सबके साथ। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? गाजियाबाद से, छोटा सा गांव एक कनौजा है, वहाँ से दुर्गेश त्यागी बोल रहा हूँ। क्या क्या खेती बाड़ी चल रही है आजकल? जी, इस वक्त अब जो शरतकालीन गन्ना लगा हुआ है उसकी कटाई में लगेंगे और गेहूं की सिंचाई वगैरह चल रही है। कब तक चलेगा वो कटाई? जी, वो चलता है मार्च अप्रैल तक। अच्छा, जब तक मील चलते हैं, मतलब मील के चलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद क्या लगाते हैं फिर जमीन में आप? उसके बाद उसको खाली जोता जाएगा, जिससे कि उसमें नाइट्रोजन की और ये जो मात्राएं जो इसमें उर्वरकों की पड़ी हुई हैं उसमें हीट होके और उसकी वो टूट जाए वो लेयर, और वो जमीन फिर धान के लिए हमारी तैयार रहे। फसल चक्र के साथ रेस्ट देते हैं। तो किस तरह की कुछ उसमें कुछ बीमारी लगने की संभावना भी होती है क्या? नहीं, गेहूं में सर कुछ बीज ऐसे होते हैं कि जो उनमें रतुआ वगैरह या एक काला दाना होने की बीमारियां होती हैं, मगर किसान आजकल इतना, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र सरकार ने जो किसानों को इतना मॉडिफाई कर दिया है कि उसमें वो अच्छी उन्नत किस्में ही लगाता है जिसमें बीमारियां आती नहीं है। पहली बात तो बीमारियां आने का खतरा ही नहीं है, और वो उन बीजों को अब लगाता भी नहीं है। पुरानी जो बीजें थी जिनमें बीमारियां आती थी उन्हें बोता भी नहीं है। कितनी जमीन आपके पास दुर्गेश जी? जी, मेरे पास में करीब 50 बीघा जमीन है, कुछ लगान की, कुछ घर की। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि सरकार की जो योजनाएं अभी तक आई हैं जी, तो उनका कुछ लाभ आपको मिला है? जी, उनका मेरे को लाभ मिला है। जो ये जैसे 2000 रुपए वाले हैं, उनमें बीजों वाली सब्सिडियां हैं, उसमें बिजली के कनेक्शनों पे जैसे हमारे यहाँ बंद हो गए थे, वो सब्सिडी से कनेक्शन हुए हैं सिंचाई के लिए। उनमें मतलब गवर्नमेंट ने जितनी हो सकता है प्रयास कर रही है। अब सरकार चाह रही है कि आप सोलर पैनल लगाएं, जिससे कोयले की या पानी की, ये जो आजकल बिजली की, ये वायरिंग की, ये सारी समस्याएं मतलब खत्म हो जाए, और आपके पास 24 घंटे पानी की फैसिलिटी रहे। उसमें आपका खर्चा भी नहीं आएगा, और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, अब कार्यक्रम में जान लेते हैं इस बदलते मौसम के क्या है मिजाज।
मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जारी वर्षा की गतिविधियों में थोड़ा विराम लगने वाला है, क्योंकि कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु जो है यहाँ पर हालांकि देखा जा सकता है कि केरल में छिटपुट वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। वहीं देश के बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। मौसम एकदम साफ रहेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कि आप थोड़ा इतनी देर से हम किसान की बातों की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा लोकगीत अगर आप सुनवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सटीक बात कही है आपने शमीम। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा मीठा लोकगीत सुनवा दिया आपने। मतलब मैं तो आपके एहसानों तले दब गया पूरी तरीके से। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे जो श्रोता हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कितना खूबसूरत गीत के हमारे पैर जो हैं थिरकी रहे हैं। जी, मन एकदम मस्ती में झूम रहा था मेरा, इतना खूबसूरत लोकगीत था। किसान की बात का देखिए, यही तो एक वो कहीं खूबसूरती है कि इतनी सारी हम ज़रूरी बातें लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, साथ ही साथ एक मनोरंजन का खूबसूरत सा पुट होता है इसमें शामिल। और साथियों, आपको ये एक बार फिर से याद दिला दें कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है उसका विषय क्या रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से के तहत जो कल उसकी वर्षगांठ है उसके ऊपर पूरा कार्यक्रम रहेगा। जी हाँ, खास कार्यक्रम रहेगा। यहाँ आप स्टूडियो से सीधा सुनेंगे जो भी अपडेट्स रहेंगी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जो भी इस दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो भी आयोजन हो रहा है मंत्रालय की तरफ से, वो सभी जानकारियां सीधा आप तक पहुंचा दी जाएंगी। तो आप जरूर जुड़ेगा, जरूर सुनेगा कल का ये कार्यक्रम, और उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा। आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। और अपने दोस्त शमीम और आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी